हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूजेस ऑफ एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे यूजेस ऑफ एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग। हमारा यहाँ पे इस वीडियो में मेन जो एम है वो है कि दो डिजीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है ग्लाउकोमा डिस्कस करेंगे, सेकंड इज द मास्थेनिया ग्रेविस। तो दो डिजीज आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले एक एक डिजीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं कि ग्लाउकोमा क्या होता है। तो ग्लाउकोमा क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब डैमेज होती है तो यहाँ पे इंट्राऑकुलर प्रेशर या कह सकते हैं या टेंशन कहते हैं कि इंट्राऑकुलर टेंशन, IOT बोलते हैं, इंट्राऑकुलर टेंशन बढ़ जाता है या कह सकते हैं प्रेशर बढ़ जाता है। अब वो प्रेशर कितना बढ़ता है? ग्रेटर देन 21 mmHg। मीन्स इंट्राऑकुलर टेंशन या प्रेशर जो है 21 mmHg से ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। जब ये ग्लाउकोमा में ये प्रेशर बढ़ता है तब क्या होता है? तब हमारी आँखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक, तो अगर हम बात करें ग्लाउकोमा को, हमने अभी बताया आपको ग्लाउकोमा क्या है कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। ठीक, इसमें कई से डिजीज मिले रहते हैं। तो इसमें बताया ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, और जैसे ही ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है साथ साथ में क्या होता है कि इंट्राऑकुलर टेंशन कह सकते हैं या प्रेशर कह सकते हैं कि इंट्राऑकुलर टेंशन क्या होता है कि उसका ज़्यादा होने लगता है। कितना? 21 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो हमें क्या करना है? फ्लूइड को निकालना है। तो अगर हम बात करें कि ग्लाउकोमा को हम ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे ट्रीट करेंगे ग्लाउकोमा हट जाए, ठीक है, तो उसके लिए बहुत दो चीज़ें हैं कि जो एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रीशन है उसको हम कम कर दें या बंद कर दें। अगर देखिए कि रिड्यूसिंग सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रीशन है उसको कम कर दीजिए। दूसरा चीज़ है बाय इंक्रीजिंग ड्रेनेज, कि जो अगर एक्वस, पहला चीज़ है कि एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन को कम कर दीजिए, सिक्रीशन नहीं होगा। दूसरा चीज़, अगर सिक्रीशन हो भी रहा है तो उसके ड्रेनेज प्रोवाइड कर दीजिए। मीन्स उसको रास्ता दे दीजिए कि वो हमारी आई से, हमारी आँख से वो क्या हो जाए कि बाहर निकल जाए। जब बाहर निकल जाएगा तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, तो IOT मीन्स इंट्राऑकुलर टेंशन क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ग्लाउकोमा में, ग्लाउकोमा दो टाइप की होती है। एक होता है ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है, दूसरा होता है क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा होता है। तो अगर हम बात करें ओपन एंगल ग्लाउकोमा की तो देखिए इट इज़ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज जनरेटिव डिसऑर्डर। क्या है कि मोस्टली जो होता है ये पहले से प्लान्ड होता है, ये जेनेटिकली डिराइव्ड होता है। ठीक है, अफेक्टिंग पेटेंसी ऑफ ट्रेबिकुलर मेसवर्क। वहाँ पर क्या होती है, जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उसके क्या होते हैं कि जो पेटेंसी होती है, जो उनका फ्रेमवर्क होता है वो क्या होता है? वो अफेक्टेड होता है। किसका? ट्रेबिकुलर मेसवर्क का। मीन्स उसकी जो पेटेंसी होती है, जो उनका एक फ्रेमवर्क होता है, वो क्या होता है? वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसे बोलते हैं ओपन एंगल ग्लाउकोमा। अब बात करते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा। सेकंड पोर्शन की बात करें, नैरो इरिडोकार्डियल एंगल एंड शैलो इंटीरियर चैम्बर। इसमें क्या होता है कि जो कार्नियल एंगल होता है वो नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। किनारे किनारे से फ्लूइड जो बाहर जाता है वो फ्लूइड क्या होता है? उसको ड्रेनेज नहीं मिल पाता है। अब ड्रेनेज नहीं मिल पा रहा फ्लूइड का, इसका मतलब है कि आँख में फ्लूइड का क्या होगा? डिपोजिशन हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जैसे ही चैम्बर का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, तो क्या होता है? इंट्राऑकुलर टेंशन क्या हो जाएगा? सडनली 40 to 60 mmHg हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम ये मान चलते हैं कि जब ग्लाउकोमा होता है तो पहला चीज़ है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मेनली जो होता है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इंट्राऑकुलर टेंशन बढ़ जाएगा। तो हम इसमें थेरेपी अगर देते हैं दो चीज़ें करेंगे। तो पहला चीज़ है कि एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम कर दीजिए। दूसरा अगर बात करें तो अगर एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, तो इसको आप ड्रेनेज प्रोवाइड कर दीजिए जिससे वहाँ से क्या हो जाए? रिलीज़ हो जाए। अगर रिलीज हो जाएगा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। अगर एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो इंट्राऑकुलर टेंशन भी नहीं बढ़ेगा। तो ये हम बात किए थे क्या? इसका ग्लाउकोमा की। अब हम बात करते हैं दूसरी डिजीज़ की, वो है मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस क्या है कि आप समझिए, इसको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा।
पहला चीज़ है, पहला पॉइंट है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इसका मतलब है कि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का रोल है। तो यहाँ समझिए इसको कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पहला चीज़ है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 10,000 लोगों में, पेशेंट्स में केवल एक में पॉसिबिलिटी होती है मास्थेनिया ग्रेविस होने की। इसमें क्या होता है कि मसल इंड प्लेट पे NM रिसेप्टर होता है, उसी मसल इंड प्लेट पे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप समझिए इसको कि जब NM रिसेप्टर है, जब एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो एंटीबॉडीज़ NM रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएंगे, तो NM रिसेप्टर की फ्री अवेलेबिलिटी नहीं होगी। अगर NM रिसेप्टर की फ्री अवेलेबिलिटी नहीं होगी, स्टाइल कोलिन की बाइंडिंग नहीं होगी। अगर स्टाइल कोलिन की बाइंडिंग नहीं होगी, मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा। मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे फटीग होगा। क्या होगा, फटीग होगा, हमारी मसल प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेंगी। पहला चीज़ समझिए, फिर हम दोबारा देखते हैं इसको। मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, हमने बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, 10,000 पेशेंट में एक में पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, इसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, NM रिसेप्टर मसल इन प्लेट रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं। NM रिसेप्टर फ्री अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अगर फ्री अवेलेबिलिटी नहीं है तो स्टाइल कोलिन की बाइंडिंग नहीं होगी। स्टाइल कोलिन की बाइंडिंग नहीं होगी तो मसल इंड प्लेट का क्या होगा, कंट्रैक्शन नहीं होगा, और अल्टीमेटली क्या करता है, फटीग होने लगता है। हमारी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक होने लगती हैं, मसल में कंट्रैक्शन नहीं होगा, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें, ये तो हो गया कि हमारा मास्थेनिया ग्रेविस होता क्या है। अगर इसके हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में 2 टेस्ट करते हैं, अमेलियोरेटिव टेस्ट और प्रोवोकेटिव टेस्ट। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी ये GPAT में पूछता है कि अमेलियोरेटिव टेस्ट में किसका यूज करते हैं। तो अमेलियोरेटिव टेस्ट में इड्रोफोनियम का टेस्ट करते हैं। इड्रोफोनियम इंजेक्ट करते हैं 2 to 10 mg, 2 से 10 mg का क्या करेंगे, इड्रोफोनियम इंजेक्ट करते हैं। जैसे आपका इड्रोफोनियम इंजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे कि जो मास्थेनिक ग्रेविस जो मसल होंगी उसमें स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ से ये इंडिकेट हो जाता है कि हाँ, ये पेशेंट मास्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है कि नहीं है। तो दोबारा देखिए, अमेलियोरेटिव टेस्ट में क्या होता है, इड्रोफोनियम 2 से 10 mg, 2 to 10 mg क्या करती है, प्रोड्यूस मसल स्ट्रेंथ इन मास्थेनिक ग्रेविस पेशेंट। मीन्स मास्थेनिया ग्रेविस का अगर पेशेंट है, 2 से 10 mg इड्रोफोनियम देंगे, मसल को क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा। ये इंडिकेट करेगा कि ये पेशेंट मास्थेनिया ग्रेविस का है। ये तो पहला होगा अमेलियोरेटिव टेस्ट। दूसरा देखिए, प्रोवोकेटिव टेस्ट। प्रोवोकेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें देते हैं डी ट्यूबोक्लोरिन 0.5 mg। अब इसमें देखिए कि जो मास्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट होता है वो डी ट्यूबोक्लोरिन के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो जैसे डी ट्यूबोक्लोरिन देंगे 0.5 mg देंगे, क्या करता है कि वो क्या करेगा, वीक मसल कर देता है। ठीक है, वीक क्या करेगा, मसल कर देगा, मसल को वीक कर देगा। लेकिन अगर वो मास्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट नहीं है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों टेस्ट में देखिए अपोजिट इफेक्ट है। जब अमेलियोरेटिव टेस्ट देंगे, इड्रोफोनियम देंगे, मसल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं मास्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में, तो यहाँ डी ट्यूबोक्लोरिन देते हैं 0.5 mg देते हैं, तो यह क्या करता है, वीक कर देता है। पेशेंट क्या करेगा, जो मसल्स होते हैं उसको और वीक कर देता है। तो ये इससे इंडिकेट हो जाता है कि हाँ, ये हमारा पेशेंट जो है मास्थेनिया ग्रेविस का है। तो डायग्नोसिस दो हो गई यहाँ पे, अमेलियोरेटिव टेस्ट करते हैं और प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं। अमेलियोरेटिव में इड्रोफोनियम यूज करते हैं, प्रोवोकेटिव क्या यूज करते हैं, डी ट्यूबोक्लोरिन। अब बात करते हैं मास्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट की। तो मास्थेनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट से पहले ये समझिए आप कि ये मोटर नर्व एंडिंग है। मोटर नर्व एंडिंग में आपका वेसिकल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे स्टाइल कोलिन क्या है, आपका न्यूरल ट्रांसमिशन स्टोर्ड है। ये यहाँ पे आएंगे, कैल्शियम की प्रेजेंस फ्लूइडाइज्ड हो जाएगा, स्टाइल कोलिन रिलीज हो जाता है। स्टाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है, रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर्स क्या होंगे, बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करने के बाद यहाँ पे आपका मसल कंट्रैक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ क्या है, बाइंड है। अगर ये एंटीबॉडीज़ बाइंड है तो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स हैं वो फ्री नहीं है। ये रिसेप्टर्स क्या है, फ्री नहीं है।
अब रिसेप्टर्स फ्री नहीं है तो स्टाइल कोलिन की बाइंडिंग नहीं होगी, स्टाइल कोलिन बाइंडिंग नहीं होगी तो यहाँ पे मसल इन प्लेट पे मीन्स मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखिए आप क्या होता है कि ये स्टाइल कोलिन है, देखिए ये 3 डॉट हमने दिखाया एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग देते हैं। सबसे पहले समझिए एंटी कोलेस्ट्रेज जब ड्रग देंगे तो क्या करेगा कि ये स्टाइल कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन स्टेरेज टूट जाता है कोलिन प्लस एसीटेट में। अगर यहाँ पे हम एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग दे दें तो क्या करता है ये इस एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। स्टाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, स्टाइल कोलिन का देखिए स्टाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे पहला चीज़ है कि स्टाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी हमने बढ़ा दिया, किससे बढ़ाया, नियोस्टिग्माइन से। पहला चीज़ है नियोस्टिग्माइन यूज किया, स्टाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। दूसरा चीज़ समझिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड यहाँ यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं प्रिडनिसोलोन। क्या यूज करते हैं, प्रिडनिसोलोन। जब प्रिडनिसोलोन कार्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं ये होता है इम्यूनोसप्रेसेंट। क्या होता है ये, इम्यूनोसप्रेसेंट मीन्स इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। मीन्स जो अभी एंटीबॉडीज़ यहाँ पे बाइंड कर रहा था, एंटीबॉडीज़ जो बाइंड करके हमारे रिसेप्टर को फ्री नहीं कर रहा था उसको सप्रेस कर देगा। तो पहला हमने स्टाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, दूसरा हमने कार्टिकोस्टेरॉइड दिया, प्रिडनिसोलोन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दे दिया। ये क्या करता है कि कार्टिकोस्टेरॉइड एक चीज़ और करता है कि स्टाइल कोलिन के रिसेप्टर को बढ़ा देता है, सेंसिस बढ़ाता है। स्टाइल कोलिन के रिसेप्टर अगर बढ़ेंगे, स्टाइल कोलिन के रिसेप्टर बढ़ जाएंगे तो ऑलरेडी हमने स्टाइल कोलिन कंसंट्रेशन बढ़ाया, किसके प्रेजेंस बढ़ाया है, नियोस्टिग्माइन बढ़ाया है। तो क्या करेगा कि यहाँ पे ड्रग मालिक्यूल की रिसेप्टर्स बाइंडिंग ज़्यादा कर देगा। जब मसल की ड्रग मालिक्यूल रिसेप्टर्स बाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो मसल कंट्रैक्शन हो जाएगा। 2 चीज़ें हो गई, नियोस्टिग्माइन, कार्टिकोस्टेरॉइड्स। अब 2 ड्रग यहाँ पे एंटी कैंसरस यूज करते हैं, वो है एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन। एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन क्या करता है कि ये टी सेल को इनहिबिट कर देता है। जब टी सेल इनहिबिट हो जाएगा तो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा मीन्स सेंसिस नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रिसेप्टर से बाइंडिंग भी एंटीबॉडीज़ की कम हो जाएगी और हमारे रिसेप्टर्स फ्री हो जाएंगे। तो 3 चीज़ें हम आपको फिर बता रहे हैं ट्रीटमेंट में क्या करना है कि पहला हम नियोस्टिग्माइन देते हैं, स्टाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। दूसरा कार्टिकोस्टेरॉइड प्रिडनिसोलोन देते हैं, 30 to 60 mg यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, स्टाइल कोलिन के मीन्स एनएम रिसेप्टर की सेंसिस को बढ़ा देगा। अब क्या करेंगे, एनएम रिसेप्टर की सेंसिस बढ़ गई, स्टाइल कोलिन की सेंसिस हमने बढ़ा दी, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया, बाइंडिंग हो जाएगी, मसल कंट्रैक्शन हो जाएगा। तीसरे टाइप के ड्रग यूज करते हैं एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन जो एंटी कैंसरस ड्रग है। ये टी सेल को इनहिबिट कर देगा जहाँ से एंटीबॉडीज की सेंसिस होती है। अब एंटीबॉडीज की सेंसिस भी इनहिबिट हो गई, एंटीबॉडी सेंसिस इनहिबिट हो गई, इसका मतलब है कि रिसेप्टर से बाइंडिंग भी एंटीबॉडीज की कम होगी। जब बाइंडिंग कम होगी तो हमारे रिसेप्टर्स क्या होंगे, फ्री होंगे। रिसेप्टर फ्री होंगे तो स्टाइल कोलिन की बाइंडिंग ज़्यादा होगी और यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन प्रॉपर होने लगेगा। तो ये हो गया मास्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हुआ है वो है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कितने टाइप के ग्लाउकोमा होते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे कवर किया मास्थेनिया ग्रेविस, उसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अमेलियोरेटिव और प्रोवोकेटिव टेस्ट। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट हमने आपको बताया कि नियोस्टिग्माइन यूज करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर लीजिए, प्रिडनिसोलोन। तीसरा हम यूज करते हैं एंटी कैंसरस ड्रग एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। तो ये आज की वीडियो हम लोगों ने इतना कवर किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे करेंगे एंटी कोलेस्ट्रेज पॉइजनिंग का करेंगे और कोबरा बाइट्स का करेंगे। थैंक यू।